ये जो लेक्चर है इसमें हम इंटर का जो पूरा सिलेबस है उसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने दिए और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी यहाँ पे गिवन है। जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है उनको आप देखें, उनको आप समझें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाली वीडियो होगी जिसमें जो है इंटर के 54 क्वेश्चंस, जिसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है या जो हिंट दी हुई है उन सब का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक मरतबा आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपका जो आने वाला टेस्ट है मेडिकल का उनके लिए ये फ़ायदा होगा। और भी बाकी जो टेस्ट आप दे रहे हैं उन टेस्ट के लिए भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्ट स्फेयर्स having charges 2 into 10 raised power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि फोर्स क्या होगी दो चार्ज स्फेयर के दरम्यान। एक पे जो चार्ज है 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7 कूलम है और दूसरे पे जो है 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7 कूलम है। तो पहले पे जो है उसे हम क्या लेते हैं Q1, दूसरे पे जो है Q2 है और डिस्टेंस भी हमें कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर जो है उनको एक दूसरे से दूर रखा है। तो क्या मालूम करना है, हमें फोर्स मालूम करनी है। तो जब दो चार्जेस हमें गिवन हो और डिस्टेंस गिवन हो, हम फोर्स मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है कि लॉ कूलम्स लॉ जो है हम यूज़ करते हैं। कूलम्स लॉ के लिए फार्मूला क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो के जो है हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 रेज़ पावर प्लस का 9 जो कि ये वैल्यू है, ये के की वैल्यू है और इंटू Q1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7 और 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7 Q2 है। आर जो है हमारे पास से 30 सेंटीमीटर है। इस 30 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.3 मीटर बनेगा या 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 1। तो ये लिखा है कि 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 1 जो है ये हमारे पास क्या है आर है और ऊपर स्क्वायर दिया है तो क्या रखा, स्क्वायर दे दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा नीचे वाला पार्ट 9 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2, ये 9 9 में कैंसिल होगा और 10 पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा। ये 9 दो ही ऊपर जाएंगे तो 11, 11 माइनस का 14। तो ये जो वैल्यू बनेगी माइनस का 3, तो 10 पावर माइनस 3 रखा है। आगे सिंपल क्या बचेगा, 9 तो कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 तो 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 न्यूटन, जो कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, सी है। इसमें कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 कूलम ड्यू टू अदर स्मॉल स्फीयर्स ऑफ चार्ज माइनस 0.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। दो स्फीयर्स के दरम्यान जो डिस्टेंस क्या होगा, जब हमें स्फीयर 1 की जो चार्ज है वो भी हमें गिवन है और स्फीयर 2 की जो चार्ज है वो भी हमें गिवन है और उसको कहाँ पे रखा है, एयर में रखा है। और उनके दरम्यान जो फोर्स लग रही है वो कितना है, 0.2 न्यूटन है। तो सेम हमारे पास क्या यूज़ करना है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जो कि हिंट में दिया हुआ है। हमें क्या मालूम करना है, आर मालूम करना है। तो आर जो इस साइड डिवाइड में उस साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई एफ के साथ, तो आर स्क्वायर एफ बनेगा। एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे आ जाएगा अपान में, या ये क्रॉस किया है, ये आर स्क्वायर अपान में उस साइड जाएगा ऊपर और एफ जो उस साइड ऊपर है वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो हम जो डायरेक्टली पहले आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आर स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या बनेगा, के Q1 Q2 अपान एफ। तो के का पता है हमारे पास कितना है, 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 है और Q1 की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7 है, इंटू Q2 की वैल्यू क्या है 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7 है, डिवाइड बाई 0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी 144 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या देना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम रेडिकल देंगे तो क्या मिलेगा, आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्योंकि 144 का जो रेडिकल होता है 12, आगे 10 पावर माइनस 2 है तो यहाँ पे 10 पावर माइनस 2 की जगह पे हमने लिख लिया है सेंटी। तो ये और मीटर स्क्वायर भी रेडिकल में आ जाएगा, रेडिकल से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा एम। तो आर किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा या स्फीयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा
वो 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी, 4 में पॉइंट चार्जेस गिवन है, जिसको लोकेटेड एज द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, जो है हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके हर साइड जो वो 10 सेंटीमीटर की है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻6 कूलम। तो एक हमारे पास 1 माइक्रो कूलम की या 1 × 10⁻⁻6 कूलम की चार्ज है, उस पर कितनी फोर्स लगेगी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ए जो चार्ज है वो अपोजिट है सी के, और बी जो चार्ज है वो अपोजिट है डी की। ये दोनों जो कार्नर्स के अपोजिट की जो हमें गिवन है कंडीशंस। तो जब क्यू ए और क्यू सी को आप देखें, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और साइन भी क्या है, सेम है। जब मैग्नीट्यूड और साइन सेम हो तो उनका सेंटर वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखी हुई होगी उस पर हमेशा नेट फोर्स क्या बनेगी, 0। तो ए और सी की वजह से भी जो फोर्स कितनी बनेगी, 0। आल्सो बी और डी दोनों जो अपोजिट कार्नर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो ये भी एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल, इसलिए नेट जो फोर्स निकलेगी वो 0 न्यूटन। तो सॉल्यूशन में लिख लिया है कि रीजन में सिंस क्यू ए एंड क्यू सी द चार्ज 1 माइक्रो कूलम एक्सपीरियंसेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एफ ए एंड एफ सी, के एक कॉर्नर पे जो रखी हुई है और सी कॉर्नर पे रखी हो, उन दोनों की वजह से जो फोर्स होगी वो इक्वल होगी और अपोजिट होगी। किस पे चार्ज लगेगी, 1 माइक्रो कूलम पे। तो नेट फोर्स जो होगी 1 माइक्रो कूलम पे वो एफ ए की वजह से और सी की वजह से क्या होगी, 0। इस तरीके से हमारे पास जो 1 माइक्रो कूलम पे जो डी पॉइंट पे रखा हुआ है या डी कॉर्नर पे रखा हुआ है और बी कॉर्नर पे रखा हुआ है, वो भी फोर्स क्या लगेंगे, इक्वल लगेंगे और अपोजिट होगी। तो नेट जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए जो है 3 × 10⁻⁻6 कूलम है, क्यू बी जो है -3 × 10⁻⁻6 कूलम है, आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। तो यहाँ पे क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, लेकिन दोनों की जो है साइन डिफरेंट है, साइन जो है वो डिफरेंट है, और उनके सेंटर वाले पॉइंट पे हमें क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो सेंटर वाले पॉइंट पे जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी अगर सेम होती तो सेंटर वाले पॉइंट पे 0 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती, क्योंकि उस सेंटर वाले पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके जो ए है चार्ज उसकी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, और जबकि सेकंड जो बी चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव है तो उसकी वजह से क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो नेट जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो सेम डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे सेम है तो सिंपल हम 2kq/r² लिख रहे हैं। अगर ये अलग अलग मैग्नीट्यूड होती है उस टाइम जो है हमें डिफरेंट जो है ये वैसे करना होता है। अगर दोनों सेम साइन होती कि एक 3 माइक्रो कूलम की है दूसरी भी 3 माइक्रो कूलम की, लेकिन दोनों पॉजिटिव की है, तब क्या बनती, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगी तो कैंसिल होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन वो 0 न्यूटन पर कूलम ये तब होगा जब दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव चार्जेस तब हो, तब जो है 0 न्यूटन पर कूलम बनेगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव की चार्ज एक नेगेटिव की चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, E = 2kq/r²। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, जो कि इनका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो यहाँ पे हिंट में लिखा है कि हमारे पास कितने चार्जेस है, 6 है, एक हेक्सागोनल है और उसके हर कॉर्नर पे कितने की रखा है, 5, हर वर्टाइसेस पे उनकी 5 माइक्रो कूलम जो चार्ज हमने रखी है, और उन हेक्सागोनल की जो साइड है वो कितने की है, 10 सेंटीमीटर की है। तो सिंपल फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V = 6kq/r। 6 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और k की वैल्यू 9 × 10⁹ है। चार्ज एक की कितनी चार्ज है, 5 × 10⁻⁶, और r जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.1। तो इनको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 6, 2
2 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located at 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges in is the electric potential is 0. Take the potential at infinity is to be 0. तो यहाँ पे हम किस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो हिंट में लिखा है Q1/x इज इक्वल टू Q2/r-x। इसको थोड़ा सा अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू r/Q1 डिवाइड बाई Q2 प्लस का 1। तो इसकी वैल्यू पुट करें। Q1 हमें पता है कि 2 इंटू 10 to the power -8 है और Q2 कितना है -3 इंटू 10 to the power -8 है। तो इसमें वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलेगा 9 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रिक चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक एक्सेलरेटेड चार्ज होती है वो रेडिएट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी। तो इसमें क्या है ऑल ऑफ दीज जो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 चार्जेस 2 कूलम -3 कूलम -4 कूलम एंड 5 कूलम respectively are placed at the all corners of the square. Which of the following statement is true for the point of intersection of the diagonal? तो आप क्या करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास होता है कि सिंपल कि जब उनकी A और C, ये फर्स्ट वाली Q1 चार्ज है, सेकेंड वाली Q2 है, थर्ड वाली Q3 है और फोर्थ वाली क्या है 5। ये जो Q1, Q2, Q3, Q4, Q1 के जो बिल्कुल आप अपोजिट लें ये Q3, Q2 के अपोजिट बिल्कुल लें कौन सा 5। तो क्या बनेगा कि Q1 और Q3 वाली जो चार्जेस क्या है इनकी मैग्नीट्यूड आपस में डिफरेंट है, और ये Q2 और Q4 ये जो Q1 है ये Q2, Q3 ये Q4, Q1 और Q3 जो है ये आपस में इनको कंपेयर करना है और Q2 और Q4 को कंपेयर कर, अगर इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती और साइन भी सेम होती तो इसकी वजह से क्या हो जाता 0, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे इन दोनों चार्जेस की वजह से जो है 0 नहीं होगा। और ये भी दोनों क्या है डिफरेंट है, B और D वाले पॉइंट पे अगर रखना चाहें तो ये भी डिफरेंट होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। और जब पोटेंशियल मालूम करते हैं तो पोटेंशियल के लिए क्या करना होता है कि सारी जो चार्जेस है आप उसको ऐड कर लें। तो इन सबको ऐड करेंगे 2 -3 -4 और 5 क्या बनेगा 5 और 2 7 7 -7 क्या होगा 0। तो पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। A soap bubble is given a negative charge then its radius. सोप बबल में अगर नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज देने का मकसद क्या है, वहाँ पे उनका रेडियस जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सोप बबल क्या करेगा चार्ज को गेन करता है, जब चार्ज गेन होती है तो उनका रेडियस बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, द फोर्स बिटवीन देम इज F. If 25% of one charge is transferred to the other, then the force between them is. तो एक पे चार्ज अगर हम लेना चाहें कि दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट है, फॉर सपोज एक में हम ले रहे हैं Q, दूसरे में ले रहे हैं -Q। तो एक जो Q है उसमें हम कितना निकालें 25% को निकालें तो बाकी कितना बचेगा 75%, क्योंकि अगर पॉजिटिव की हम Q ले रहे हैं उस Q को हम 1 कंसिडर करें तो उसमें से हम 25% निकाल दें, 0.25 जो हम निकाल लें तो बाकी कितना बचेगा 0.75। उसको क्या लिख सकते हैं 3/4। सेकंड जो है नेगेटिव का 1 लिखा हुआ है, सेकंड जो अपोजिट चार्ज बिल्कुल वो थी Q, यहाँ पे क्या है माइनस का Q, या सपोज करें -1 है तो वहाँ पे -1 में प्लस का 0.25 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 7.5 बनेगा, माइनस का 0.75 या 75%। तो वो भी 75% बना प्लस का, यहाँ पे बना माइनस का 75%। इसको हम लिख सकते हैं 3/4 और 3/4। तो 3/4 इंटू 3/4 क्या बनेगा 9/16। तो सिंपल इनका आंसर क्या होगा 9/16 F के इक्वल, जो कि ओरिजिनल फोर्स के टाइम्स होगी। तो 9/16 इंटू F इसका बी ऑप्शन सही है। अगर फिर भी किसी को अगर ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही तो कमेंट में लिख लेना, तो मैं उसका वहाँ पे सॉल्यूशन भी भेज दूँगा। Identify the wrong statement in the following. Coulomb's law correctly describes electric force. Binds the proton and neutrons in the nucleus of atom.
क्वेश्चन नंबर 12, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर चार्ज मोशन में तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, चार्ज अगर रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली होगी। ये थ्योरी का है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम अ लो पोटेंशियल टू अ हाई पोटेंशियल, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रही लो पोटेंशियल की तरफ, फ्रॉम ए टू अ हाई पोटेंशियल बी। जब लो से हाई की तरफ जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं कौन सी, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के हम करीब लेकर जाएंगे तो उनकी क्या होगी, उनके फील्ड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, इंक्रीज। A hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 volt. The potential at the center of the sphere is, तो जो सरफेस पे होगा वही उसके सेंटर पे होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी, 10 वोल्ट। द इलेक्ट्रॉन्स 10 electrons are equally spaced and fixed around a circle of radius r relative to v is equal to 0 at infinity. The electrostatic potential V and the electric field E at the center C are, 10 इलेक्ट्रॉन है, उनको इक्वली स्पेस किया है और फिक्स किया है अराउंड अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक सर्किल के अराउंड जो है फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स किया है, रिलेटिव टू वी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे वी की वैल्यू क्या है, 0 है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सी। तो 10 इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल उसके अपोजिट क्या होगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन होगा। सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, तो सेंटर पे क्या होगा, उसकी फील्ड 0 होगी। आप पेयर वाले हिसाब से ले लें, 1 के बिल्कुल सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, टोटल पेयर्स बनेंगे 5, और उनके जो नेट इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 0। लेकिन पोटेंशियल जो है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल में सिंपल एडिशन है। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के, तो यहाँ पे कोई भी जो है हमारे पास कैंसिल होने वाला नहीं होगा, इसलिए हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0, और पोटेंशियल जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 2 copper spheres of same radii, one hollow and the other solid, are charged to be same potential. What will hold more charge? Which will hold more charge? कि 2 copper spheres of same radii, दोनों का रेडियस सेम है, एक hollow है और दूसरा क्या है, सॉलिड है, बिल्कुल खाली है इनसाइड। उसको सेम पोटेंशियल पे क्या किया है, चार्ज किया है, तो दोनों पे जो चार्ज होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। When an uncharged metal is brought closer to a positively charged sphere, the uncharged sphere will move away from the charged one, be moved towards the charged one, does not move at all, move towards or away depending upon the magnitude of the charge. Okay, when an uncharged metal sphere is brought closer to positively charged sphere, अनचार्ज मेटल स्फेयर है, उसको करीब लेकर आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज स्फेयर के, तो जो अनचार्ज मेटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर की साइड क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। तो ये जो अनचार्ज मेटल है ये मूव करेगा किसकी तरफ, चार्ज 1 की तरफ। और इनका ये जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन एन अनचार्ज मेटल स्फीयर इज ब्रॉट क्लोजर टू अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द स्फीयर एंड ड्यू टू दिस इट विल मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 11 इनके हिंट में लिखा हुआ, ये 11 की हिंट नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया इसमें ये। उस क्वेश्चन का जो आंसर है 16 का, 17 का जो आंसर है। तो ये थोड़ा स्लाइड की में से थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सी वाली जो है करेक्ट है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू द ऑल चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर। तो सी वाली जो करेक्ट स्टेटमेंट है। Gauss's law in electrostatic is true when the charges enclosed in the Gaussian surface are, चाहे वो मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, तो ये, लेकिन क्या हो, सिंपल कंडीशन क्या है कि गॉस लॉ में कि चार्ज हो वो इनक्लोज हो, तो वो मूव भी हो सकती है चाहे रेस्ट में भी हो।
उसके बाद है स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ द कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉप्स ऑफ द इक्वल रेडियस, द कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज। तो एक हमारे पास बड़ा स्फेयर है, स्फेरिकल ड्रॉप है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं कितने 8 स्मॉल ड्रॉप्स में, जिसका रेडियस जो है वो इक्वल है। तो हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ जो बिग ड्रॉप है, बिग स्फेरिकल ड्रॉप है, उनका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और उसको आप कैपिटल आर क्यूब लिख लें। और बाकी उसमें से हमारे पास कितने बन रहे हैं 8 बन रहे हैं। तो अब 8 का वॉल्यूम 8 स्मॉल ड्रॉप्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो एक बड़े जो बड़ा स्फेयर है उसके ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल। तो बड़े का वॉल्यूम क्या बताया 4/3 पाई आर क्यूब, और स्मॉल का क्या होगा एक का बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब लेकिन स्मॉल वाला, उसके साथ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बनेगा 8 का। इन दोनों को इक्वेट करें तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल 2 टाइम्स स्मॉल आर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल आर, ये हमारे पास बनेगा उनका रेडियस, कि बड़े वाला स्फेयर और स्मॉल वाला जो स्फेयर्स होंगे, तो स्मॉल का स्फेयर जो है वो आर होगा स्मॉल आर, और कैपिटल का बड़े वाला जो बिग स्फेयर है उसका क्या होगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। ये कैसे मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर स्फेरिकल ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल तो हमारे पास कितने 8 है स्मॉल, तो 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर। तो उसके लिए क्या है स्मॉल आर आपको यूज़ करना है 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल वहाँ पे। तो ये 4/3 पाई दोनों साइड कैंसिल होगा, उस साइड आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 8 आर क्यूब, टेक पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल आर। और हमारे पास स्फेरिकल का फार्मूला क्या है कैपेसिटेंस के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो अब जो उसमें आर क्या हो रहा है 2 टाइम्स कम हो रहा है स्मॉल में, तो कैपेसिटेंस भी क्या होगी हाफ होगी। तो पहले कितनी 1 माइक्रोफेराड, अब कितनी होगी 1/2 माइक्रोफेराड जो स्मॉल स्फेयर की। द कैपेसिटेंस C of the capacitor is independent of the charge and potential of the capacitor. The capacitance of parallel plate condenser does not depend upon एरिया पे डिपेंड कर, क्योंकि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है एप्सिलॉन नॉट A/D। एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो एप्सिलॉन नॉट या और कोई अगर आप मीडियम यूज़ करेंगे तो उनके लिए वैल्यू क्या होगी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, 1 से जो होती है वो ग्रेटर होती है। तो वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ रहा है, क्योंकि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D होता है जब हमारे पास कोई मीडियम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी क्या उनकी वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को जितना कम रखेंगे तो कैपेसिटेंस जो है बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23, अ बैटरी ऑफ EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? तो फार्मूला क्या है हमारे पास बैटरी की EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फार्मूला होता है हमारे पास V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E क्या है बैटरी की EMF है, स्मॉल r क्या है रेजिस्टेंस है, I क्या है करंट है, V क्या है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सिंपल I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 एम्पियर है, R हमें मालूम करना, R की जगह पे R रखा, E कितना गिवन है 10 है, माइनस I की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई स्मॉल r की वैल्यू कितनी है जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं 3, तो हमें R कितना मिलेगा 17 ओम। क्वेश्चन नंबर 24, द रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों बढ़ता है कि द कुलियन ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ लैटिस कंसिस्टिंग ऑफ आयन्स of metal increases. A wire of resistance R is straight till its radius is half of the original value, then the resistance of the straight wire is। कि जब हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं उनका रेडियस क्या होगा कम होता जाएगा, वो 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है कि इनके हिंट में क्या लिखा है कि व्हेन वायर इज स्ट्रेट देन द रेडियस बिकम्स R/m, कि R/m में कम ही होगा रेडियस, 1/2 हो सकता है, 1/3 टाइम 3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है,
देन रेजिस्टेंस विल बी। तो स्टेज वाली कंडीशन में हमें सिंपल कि न्यू जो रेजिस्टेंस बनेगी उनका फार्मूला क्या है, आर डैश इज इक्वल टू n पावर 4 आर। तो n पावर 4 के लिए n की वैल्यू क्या आए, हाफ हो रही तो r अपान 2 आएगा। r अपान 2 के लिए हम क्या रख सकते हैं, n की जगह पे 2 आया तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो हमें क्या मिलेगा 16r बनेगा। तो डी सही है। इफ द कॉपर वायर इज स्टेट टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज बाय 0.1% देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो हिंट में लिखा है डेल्टा आर डैश डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू 4 डेल्टा आर डैश डिवाइड बाय आर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर डैश क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4। जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस वो कितनी है, इंक्रीज इन रेडियस वो कितना है, डिवाइड बाय ओरिजिनल रेडियस। कि रेडियस हम डिक्रीज करें 0.1% तो उनकी जो रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज होगी। तो उसको डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमने फाइनल इक्वेशन मालूम की है कि डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू 4 डेल्टा आर डैश डिवाइड बाय आर। डेल्टा आर कैपिटल जो ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, स्मॉल आर जो शो कर रहा है रेडियस को। तो कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, 0.1% बढ़ रहा है, किससे, ओरिजिनल आर से। तो आर में कैंसिल, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 0.4%। इस तरीके से अगर 0.2 यहाँ पे होता तो यहाँ पे 0.8% आर बढ़ती, 0.3 होता तो 0.3 को आप मल्टीप्लाई करें 4 से 1.2% बढ़ जाती। तो इस टाइप का कोई भी 0.1% की जगह पे अगर चेंज वैल्यू दे दें और कोई, तो आप कर सकते हैं आसानी से। सिंपल क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करें। 3 bulb of the 40 watt, 60 watt and 100 watt are connected in series with a 220 volt supply. Which bulb has the minimum resistance? सिंपल हमें क्या करना है कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उनमें जो है कम से कम हमें क्या मालूम करना है कि 3 bulb of 40 watt, 60 volt and 100 watt are connected in series with a 220 volt supply. Which bulb has the minimum resistance? मिनिमम रेजिस्टेंस मालूम करनी। तो फार्मूला क्या है, एंड में आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी। पावर हमें गिवन है हर बल्ब का, और वोल्टेज हमारे पास सप्लाई की कितनी 220 वोल्ट है। तो आर के लिए क्या है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी, क्योंकि वैसे क्या होता है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। तो ये क्रॉस करेंगे तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी मिलेगा। तो वी की वैल्यू हमें पता है 220, उसका स्क्वायर करें डिवाइड बाय 40 तो 1210। लेकिन आपको क्या करना है कि ये अगर सेम सप्लाई है यहाँ पे है, आप सिंपल देखें कि पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, तो पी की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी तो वो अपान में आएगी, तो आर जो है उतना कम होगा। तो थर्ड वाला जो केस है उसमें कितनी निकल रही है 484। तो थर्ड वाला जो बल्ब होगा 100 वाट का, उसमें कम रेजिस्टेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 28, अ बल्ब ऑफ 25 वाट 200 वोल्ट एंड अनदर बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 200 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सप्लाई लाइन ऑफ 220 volt. Then both bulb will glow with same brightness. Both bulb will get fused. 25 watt bulb will glow more brightly. 100 watt bulb will glow more brightly. तो इसमें आपके पास कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस, इस कंडीशन की अगर कोई डेटा गिवन है तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें जो है ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, वही ज़्यादा हीट जो है हमारे पास देगा। तो सिंपल फर्स्ट वाले के लिए फार्मूला हमारे पास आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन पी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो आर वन इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, पहले 200 वोल्ट है और पावर कितना है 25, तो ये मालूम किया कितना बनेगा 1600 ओहम। फिर आर टू के लिए मालूम करें, वी सेम ही 200 है और पी कितना है 100 है, तो कितना बना 400। तो सो आर वन इज़ ग्रेटर देन आर टू एंड एच वन इज़ ग्रेटर देन। तो आर वन की जो वैल्यू वो ज़्यादा है किससे, आर टू से, इसलिए जो फर्स्ट वाला बल्ब है 25 वाट वाला वो हमें ज़्यादा जो है ब्राइट देगा। क्वेश्चन नंबर 29, कॉज ऑफ द हीट प्रोडक्शन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज कूलियन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स आर आयंस ऑफ द कंडक्टर। तो उनकी कूलियंस की वजह से उनकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 30, हीटर ऑफ 220 वोल्ट बॉइल्स अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 5 मिनट्स टाइम। के 220 वोल्ट
एक हीटर है जो कि बॉयल कर रहा है किसको, पानी को 5 मिनट्स में। वोल्टेज कितना है, 220 है। इफ़ द हीटर इज़ ऑपरेटेड, अगर उसको हम 220 की जगह पे 110 वोल्ट दें, उसका सेम वॉल्यूम है वाटर का, तो कितने टाइम में जो है बॉयल होगा। तो सिंपल हीट प्रोड्यूस, हीट का फार्मूला क्या है, V²/R, क्या बना, पावर इंटू टी क्या है, टाइम है। तो पावर इंटू टाइम क्या होगा, हीट। तो V हमें गिवन है V²/R इंटू टी रखा। और सेकंड के लिए क्या है, सेकंड वोल्टेज कितना है, 110 है, तो 110 का स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू टी डैश। दोनों के लिए हमारे पास क्या है, हीट जो जनरेट सेम हो रही है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो R में कैंसिल होगा, H डिवाइड बाई H तो 1 होगा। और सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, T डैश इज इक्वल टू 40, तो 20 मिनट्स लगेंगे। नंबर 31, a 25 watt 220 volt bulb and 100 watt 220 volt bulb are connected in series across a 220 volt line. Which electric bulb will glow more? वही सेम प्रॉब्लम जो पीछे किया था। तो उसमें भी क्या निकला कि पहले जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उनके वो जो है ज़्यादा ब्राइटली ग्लो होगा। तो यहाँ पे ये हिंट में दिया हुआ है। R1 जो निकला है 1936 निकला है, R2 निकला है 484। तो R1 ग्रेटर इज R2 से, इसलिए इनकी जो हीट जनरेट होगी वो ज़्यादा होगी। इसमें से R1 में से या फर्स्ट बल्ब में से, 25 वाट वाले बल्ब में से, तो ये ज़्यादा जो है ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट ऑफ 35 एम्पेयर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बल्ब ऑफ द फील्ड बी एट 0.20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, B = μ0I/2πr। μ0 का है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो वो कितनी वैल्यू, 4π × 10⁻⁷ है। करंट कितना है, 35 एम्पेयर है। 0.2πr कितना है, कितने डिस्टेंस पे मालूम करना है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो पाई में कैंसिल, 2 का टेबल, 4 को 2 टाइम, और सेकंड वाला जो 0.2 है ये 2 में कैंसिल कर लें, नीचे दे दें 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 होगा। तो 35 × 10⁻⁶, 35 × 10⁻⁶ को आप 3.5 × 10⁻⁵ भी लिख सकते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 33, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। The north pole of magnet is brought near a metallic ring. The direction of the induced current in the ring will clockwise. कि नॉर्थ पोल को हम रिंग, मेटल की रिंग की तरफ लेकर आएंगे तो वो भी उनका फेस जो बनेगा वो नॉर्थ फेस ही बनेगा। जब नॉर्थ फेस बनता है तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, इंड्यूस करंट की क्लॉकवाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन अ मैग्नेटिक सबस्टेंस हीटेड देन इट्स, जब मैग्नेटिक सबस्टेंस को हम हीट करते हैं तो उनकी जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये लॉस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो लॉसेज इट्स मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट कट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये वाला सही है। नंबर बी, इनसाइड द मैग्नेट द लाइन्स गोज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ऑफ द मैग्नेट, ये वाला जो बाहर मैग्नेट में ये गलत होता है। इसमें क्या लाइन्स जो होती है इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये वाला गलत है। सी भी सही है, द मैग्नेटिक लाइन्स फॉर्म अ क्लोज लूप बनाती हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी उनका कट नहीं होता, ना ही वो ब्रोकन लाइन होती है। टेंजेंट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये उनकी डेफिनेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज अर्थ इज अ गुड डाइलेक्ट्रिक। According to Lenz's law of the electromagnetic induction, the relative motion between the coil and the magnetic produces change in the magnetic flux. कि आप कॉइल की पोजीशन को चेंज करें या मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो वहाँ पे जो है फ्लक्स चेंज होगा। The laws of electromagnetic induction have been used in the construction of generator. The laws of electromagnetic induction have been used in the construction of a galvanometer. galvanometer में जो है वो प्रिंसिपल इस पर काम कर रहा है कि जब करंट जो है वहाँ पे फ्लो होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क जो है प्रोड्यूस होता है, तो ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी गैल्वानोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करती है, लेकिन जनरेटर जो है वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जब हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स
कट होगा या फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, उन्हें फैराडे ने दिया था। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट? Which of the following statement is incorrect? Both AC and DC dynamo have a magnets. सही है कि दोनों जो है हम फील्ड मैग्नेट यूज़ करते हैं। बोथ AC एंड DC डायनामो हैज़ आर्मेचर, क्योंकि रोटेटिंग जो होती है वो हमारे पास आर्मेचर होती है। बोथ AC एंड DC डायनामो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। बोथ AC एंड DC डायनामो हैव अ स्लिप रिंग्स, ये वाला गलत है। AC में क्या होता है? स्लिप रिंग्स होता है, और DC में क्या होता है? स्प्लिट रिंग्स होता है। तो स्लिप और स्प्लिट रिंग्स का ख्याल रखना है आपको। स्लिप रिंग्स हम यूज़ करते हैं AC में, जबकि स्प्लिट रिंग जिसे हम कम्यूटेटर भी कहते हैं वो यूज़ करते हैं DC में। 100 photons each of the energy 2.5 electron volt are incident on a metal plate whose work function is 4 electron volt। इसका वर्क फंक्शन जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हर फोटॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और कितने हमारे पास फोटॉन्स है? 100 फोटॉन्स है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस विल बी, तो हर जो फोटॉन है मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कम से कम हर फोटॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? कम से कम वर्क फंक्शन की जितनी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो फोटॉन आ रहा है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना रहा है कि फोटॉन की जो एनर्जी है वो कम में किसके? वर्क फंक्शन से, इसलिए वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से नहीं निकलेगा। तो ये क्या है? सी। जब अगर फोर होती, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन की एनर्जी होती और 4 उनका वर्क फंक्शन होता, तो वहाँ पे जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते? 100। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सरे एंड गामा रेज बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसमें हमारे पास क्या है? एक याद करना है, परमी-वर्क्स जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, परमी-वर्क्स जी एक नेमोनिक है कि परमी-वर्क्स जी। P फॉर पावर वेव, R फॉर रेडियो वेव, M फॉर माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड, V फॉर विजिबल, U फॉर अल्ट्रालाइट, X फॉर एक्सरेज, G फॉर गामा रेज। जब इसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, P टू G, तो वहाँ पे उनकी क्या होगी? एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होने से इस नेमोनिक में तो क्या बढ़ेगी? एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जबकि उनकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। कि इन जनरल एक्सरेज हैव लार्जर वेवलेंथ देन दैट ऑफ द गामा रेज। जो हमारे पास जिस लेटर के लेफ़्ट साइड होगा उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जो राइट की तरफ होगा उनकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। जो लेफ़्ट में होगा लेटर उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। जो राइट में होगा उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस तरीके से एनर्जी में भी जो लेफ़्ट में होगा उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और राइट में जो होगा उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो कंपेरिजन है फर्स्ट वाले ऑप्शन में एक्स रेज और गामा रेज। एक्स रेज जो है, एक्स जो है आ रहा है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, इसलिए इनकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम होगी, जबकि इनकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा। तो ए वाला जो ऑप्शन है ये सही है। बी वाले में आ जाए, एक्सरे हैव स्मॉलर वेवलेंथ देन दैट ऑफ द गामा रेज, ये गलत है, क्योंकि जो बताया क्या बताया कि लेफ्ट साइड जो होगा उनकी वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होती है। गामा रेज हैव स्मॉलर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ द एक्सरे। क्या बताया कि जो राइट साइड होता है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी, लेफ्ट साइड वाले की कम। तो गामा जो है उसके राइट साइड है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी, स्मॉलर नहीं। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ आर लार्जर देन दोज ऑफ द गामा रेज, कि वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी जो है गामा रेज से क्या होगी? ज़्यादा नहीं। तो लेफ्ट साइड पे उनकी ये दोनों क्या होती है? कम होती है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोजन एटम डज नॉट एमिट एक्स रेज बिकॉज इट्स एनर्जी लेवल्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि उनके एनर्जी के दरमियान इतना गैप ही नहीं रहेगा कि हमें जो है ज़्यादा एनर्जी वाला एक्सरे मिले, इसलिए। एक्सरेज आर नोन टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देयरफॉर एन एक्सरे फोटॉन हैज़ नाइदर इलेक्ट्रिक चार्ज नॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो उनकी न चार्ज होती है ना ही। Question number 25. In X-ray spectrum, the transition of the electron from an outer shell to an inner shell gives a characteristic X-ray spectral line. If we consider the spectral line KB, LB and MA, then तो क्या है कि हमें ये याद रखना है कि जो लीव किसको कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है किस शेल को लीव कर रहा है और किस में से एंटर हो रहा है। जिसको लीव करेगा वही सीरीज़ हमारे पास बनेगी, वही लाइन बनेगी स्पेक्ट्रल की।
के को लीव कर रहा है तो के अल्फ़ा, अगर वो एल को लीव कर रहा है तो एल की लाइन बनेगी, अगर वो एम को लीव कर रहा है तो अगर वो एम को लीव करेगा तो एम की लाइन बनेगी। तो हमें ये याद रखना है किसको लीव कर रहा है और किस में एंटर हो रहा है। जिसको लीव कर रहा है और उसके हमें हायर वाला ऑर्बिट देखना है कि फर्स्ट वाला हायर है तो वो जिसको लीव करा, फॉर एग्जाम्पल के को लीव करा है एल में एंटर हो सकता है, तो एल में एंटर होगा तो हमारे पास क्या होगा के अल्फ़ा लाइन, अगर वो एम में एंटर होगा तो के बीटा लाइन। इस तरीके से हायर ऑर्बिट वाले के लिए गया, जिसको लीव करेगा उसका हायर ऑर्बिट वाला अगर फर्स्ट है तो जिसको लीव करने वाली वो सीरीज़, उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा लगा लें। फर्स्ट वाला हायर होगा तो के अल्फ़ा, सेकंड वाला हायर होगा तो के बीटा, थर्ड वाला हायर होगा तो के गामा। इस तरीके से एल को अगर लीव करेगा फर्स्ट वाला हायर होगा, एम में एंटर होगा तो एल अल्फ़ा, एन में एंटर होगा तो एल बीटा। तो हमें देखना है किसको लीव कर रहा है और किस में एंटर हो रहा है और उसका हायर ऑर्बिट कौन सा है जिसमें ये एंटर हो रहा है, फर्स्ट वाला है, सेकंड है, थर्ड है। तो के बी एंड एल ए हैव अ कॉमन इनर शेल, तो कॉमन इनर शेल नहीं है क्योंकि एक जो लीव कर रहा है के को, दूसरा कर रहा है एल को। इस तरह से बी में के बी और एल बी, के बी जो है हमारे पास क्या है, के को लीव कर रहा है, किसमें एंटर होगा, सेकंड वाला हायर, ए के बाद एल, एम में एंटर होगा, इसलिए एल के बाद बी, एल में से जो निकलेगा उसका सेकंड हायर, एल के बाद एम एन, उसमें जो है उनका आउटर होगा एम होगा और उसमें क्या होगा एन होगा। इसलिए सी में एल बी, एल के बाद एल को लीव करेगा, एंटर किस में होगा, सेकंड वाला हायर, एम एन, एन में एंटर होगा, और एम अल्फ़ा, एम को लीव करेगा, हायर वाला कौन सा है, एन है। तो दोनों जो उनका आउटर शेल होगा एम नहीं होगा। के बी एंड एम ए हैव अ कॉमन इनर शेल, तो इसमें भी के जो है वो इनर शेल फर्स्ट का है, सेकंड का कौन सा है, एम है, तो ये भी हमारे पास इनर शेल। तो ओनली सी जो ऑप्शन करेक्ट है। टू फोटॉन्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग इन द सेम मीडियम हैव, तो क्या हो सकता है कि सेम लीनियर मोमेंटम एंड वेवलेंथ तो सेम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकती है लेकिन डायरेक्शन का होना लाजमी नहीं है, तो ये गलत है। सेम लीनियर मोमेंटम जो है डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए जो है ये पॉसिबल नहीं है। सेम एनर्जी एंड सेम लीनियर मोमेंटम, तो ये भी जो गलत है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दिस। 47 सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन हैं अब 47 से लेकर 54 तक, जो कि रेडियो एक्टिव सबस्टेंस और हाफ लाइफ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ द 4 मंथ, 3/4 ऑफ द सबस्टेंस विल डिके इन। तो एक ये टेबल बना हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, सेकंड हाफ लाइफ के बाद, थर्ड हाफ लाइफ के बाद, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद, फिफ्थ। तो एक में फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ हाफ लाइफ, सेकंड में कितना बचेगा फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, थर्ड में जो है डिके कितना होगा। तो अगर फर्स्ट हाफ लाइफ है तो हाफ पार्टिकल्स ब्रेक होंगे और हाफ पार्टिकल जो होंगे वो बच जाएंगे। तो रिमेंड्स कितना रहा 50% फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, 50% जो डिके हुए। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद तो हमारे पास जो बचे उनका 50% होगा, तो 50 का 50% क्या होगा 25। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे 25 बचेंगे, और जो डिके हो जाएंगे वो कितने 75। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में हमारे पास कितने बने, ये 50 रिमेंड्स रहे और 50 डिके हुए। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ करें, 50 का हाफ क्या होगा 25 जो बचेंगे 25 क्या हुए डिके। पहले कितने हुए डिके 50, 25 यहाँ से डिके होंगे, तो इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे 25 और 50 को, तो क्या बनेगा 75। ये हो गए टोटल डिकेट या अनडिकेट। थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ करें 12.5 और डिके कितना हो जाएंगे 75% पहले डिके हो चुके हैं, अब कितने इनको ऐड करें 75 प्लस का 12.5 तो कितना बनेगा 87.5 थर्ड हाफ लाइफ के बाद। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, रिमेंड्स कितने रहेंगे, इसको आप हाफ करें 12.5 को तो कितना बनेगा 6.25 और डिके कितने हो जाएंगे 87.5 तो डिके हो चुके हैं, बाकी आप इसको ऐड कर लें कि इतने ये डिके हुए इतने ये बचे इस फोर्थ हाफ लाइफ के बाद, तो इनको ऐड करें कितना बनेगा 93.75 और फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद इसको और आप क्या करें हाफ करें तो 3.125% जो बचेंगे और डिके कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करें इस कॉलम को और ये वाला, इन दोनों को आप ऐड करें आपको क्या मिलेगा 96.875। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/4
3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 75%। 75% कहाँ पे आ रहा है, ये 75% कहाँ आ रहा है, ये जिसे हम 3/4 बोलें या 75% बोलें या 0.75 भी बोल सकते हैं। तो ये लिखे हुए किस हाफ लाइफ के बाद, सेकंड के, तो इसका 4 मंथ है, तो सेकंड हाफ लाइफ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना आंसर बनेगा 8 मंथ। तो सी जो ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 1 मंथ। हाफ लाइफ जो है वो 1 मंथ है। तो जो पहले टेबल बताया है वो, या ये वाला टेबल मैंने जो हिंट में लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। आप सिंपल क्या करें कि ये टेबल आप याद कर लें, ये बहुत काम का है। एक और टेबल जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बनाया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो भले आप इसके हिंट यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इस टेबल को लेना चाहें 49 वाले क्वेश्चन वाली, वो वही बिल्कुल सेम है। तो 7/8 इसमें लिखा है कि कब बचेंगे, ये डिके कब होंगे, जब हमारे पास क्या हो, कौन सी लाइफ है, थर्ड हाफ लाइफ। तो 7/8 जो आ रहा है, पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विल डिसइंटीग्रेट इन 3 मंथ में, थर्ड हाफ लाइफ के बाद। 1/8 पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन अनडिकेट एट द एंड ऑफ द 4 मंथ। 1/8 पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन अनडिकेट एट द एंड ऑफ द 4 मंथ। तो ये गलत है, क्योंकि 1/8 पार्ट डिके हुआ, बाकी कितना बचेगा, तो इसकी हाफ लाइफ कौन सी होगी, ये फोर्थ हाफ लाइफ में 4th हाफ लाइफ में देखें, 4th हाफ लाइफ में जो 1/16 आ रहा है, तो ये 1/16 यहाँ पे होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन हमारे पास कितना है 4 मंथ है, तो 3 के लिए करेक्ट होता। द सब्सटेंस विल डिसइंटीग्रेट कंप्लीट इन 4 मंथ, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम लगता है कंप्लीट डिसइंटीग्रेट होने में। 1/16 बार विल रिमेन अनडिकेट एट द एंड ऑफ द 3 मंथ। 3 मंथ के बाद जो अनडिके होंगे, मीन्स रिमेंट्स कितना रहेगा, ये रिमेंट्स जो है कितना बचेगा, 1 किसकी बात कर रहा है, 1/16 की, तो ये 4th हाफ लाइफ के बाद। तो यहाँ पे ये देखें 4th हाफ लाइफ के बाद जो है, ये यहाँ पे 3 मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 अगर होता तो 1/16 करेक्ट होता आंसर। हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस A and B are respectively 20 minutes and 40 minutes. Initially samples of A and B have the equal number of the nuclei. Okay, half lives of the 2 radioactive substances A and B are respectively 20 minutes and 40 minutes. Initially the sample of the A and B have the equal number of the nuclei. After 80 minutes the ratio of the remaining numbers of A and B. के A की जो हाफ लाइफ है वो 20 मिनट्स है, B की जो हाफ लाइफ है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो 40 मिनट्स है। कितने टाइम के बाद, 40 मिनट के बाद। तो जो रिमेनिंग होगा उनका रेशो मालूम करना है A to B। फर्स्ट वाले की कितनी है 4 है, तो 4 को हम 4 के लिए रिमेंट्स क्या बनेगा कि 80 को डिवाइड करेंगे 20 से, ये जो 80 है इसको डिवाइड करेंगे 20 से, क्या बनेगा 4। तो इसका मकसद है 4 हाफ लाइफ पे जाना है, किसकी, A वाले के लिए। A वाले की 4 के लिए क्या 1/16 है। फिर B के लिए हाफ लाइफ कितनी है, ये B है, B की हाफ लाइफ कितनी है 40, तो 80 डिवाइड बाय 40 करेंगे क्या बनेगा 2, तो इसकी सेकंड हाफ लाइफ पे जाना है, तो ये हम आगे सेकंड हाफ लाइफ। तो इनका रेशो 1/16 डिवाइड बाय 1/4 करेंगे, तो 1/16 इंटू 4/16 क्या बनेगा 1:4। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। और कोई भी आपको डेटा गिवन हो सकती है, तो आपको ये टेबल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट 3.8 days। द फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर द 19 days विल बी, 19 days के बाद। तो पहले हमें क्या करना है, कितनी हाफ लाइफ होगी, 19 डिवाइड बाय आप करेंगे 3.8, 19 डिवाइड बाय 3.8 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, पहले ये तो 19 डिवाइड बाय 3.8 करने से हमें क्या मिलेगा 5। तो फिफ्थ हाफ लाइफ पे हमारे पास कितना बना है, फिफ्थ हाफ लाइफ पे जो है 3.125% लिखें, या ओनली आप लिख सकते हैं 0.03125। तो इसका जो आंसर है कौन सा सही है 0.031। इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो 3.15% बनेगा। तो आपके लिए परसेंटेज में लिखें या सिंपल पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो पहले हाफ लाइफ हमें मालूम करनी है कौन सी उसकी हाफ लाइफ है, तो इसकी फिफ्थ हाफ लाइफ है। फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद जो है कितना बचेगा 0.031।
हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव मटेरियल इज़ 5 years, देन परसेंटेज इट रिमेंड आफ्टर 25 years। 5 साल के बाद 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो क्या हो गया, फिफ्थ हाफ लाइफ होगी। फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद हमारे पास कितना बचता है, 3.125% जो ये बचेगा। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ अबाउट 1600 years। ऑफ 100 ग्राम ऑफ द रेडियम एग्जिस्टिंग नाउ 25 ग्राम विल रिमेन अनचेंज आफ्टर के जो रिमेंस रहे अनचेंज, डिके नहीं हुआ, तो उसकी हाफ लाइफ कौन सी होगी पहले आप ये मालूम करें। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या बनेगा, 50 ग्राम बचेंगे और 50 ग्राम डिके होंगे। सेकंड हाफ लाइफ के बाद 25 ग्राम जो है रिमेंस होंगे और 75 ग्राम जो है वो डिके हो चुके होंगे। तो सेकंड हाफ लाइफ एक इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है, 16 ईयर्स है, तो सेकंड के लिए क्या होगा 32 ईयर्स, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। A certain radioactive element has a half-life 20 years. If we have a block with 10 gram of the element in it, after how many years will it be there just in 2.5 gram of the element in the block? First half life के बाद कितना बनेगा 5 ग्राम और सेकंड के लिए 2.5, तो सेकंड हाफ लाइफ, तो सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी 20 ईयर्स है, तो सेकंड कितनी बनेगी 40 ईयर्स। तो 2 जो मिलेगा 2 को मल्टीप्लाई करना है 20 से। Last question, a radioactive material has a half life of 10 days. What fraction of the material would remains after 30 days? तो 30 days में थर्ड हाफ लाइफ में हमारे पास कितना जो है हाफ लाइफ 10 days है, तो ये कितना बनेगा 3 हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होगा 0.5 डिके होगा, 0.5 जो है हमारे पास अनडिके होगा। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा 2.5 डिके होगा और 0.75 जो है ये 0.25 डिके होगा रिमेंड होगा और 0.75 जो है डिके होगा। थर्ड हाफ लाइफ के बाद 0.25 का हाफ क्या होगा 0.125 जो कि रिमेंड होगा, इसका सी, और हमारे पास जो है 0.875 जो है वो क्या होगा डिके हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही। जो सिंपल हमें क्या करना है वही टेबल याद रख लें। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप लोग जो है कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रो मैथ विद सर रमेश। थैंक यू टू ऑल। इसको आप रिपीट करें। अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।